इतना टाइम तो है नहीं कि हम कोई नई स्ट्रेटजी, कोई नई चीज़ें लर्न करके और उसको इम्प्लीमेंट कर लें। IBPS PO का एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो कैसे आप अपनी करंट सिचुएशन से, जो भी आपकी करंट प्रिपरेशन है वहाँ से भी अगर आप चाह लें, और जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, अगर वो आप इंग्लिश के लिए पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं हम, तो इंग्लिश में अगर आप वो इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजी, तो कैसे आपके मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ये मार्क्स आप बहुत ईजिली 50% तक अपने अचीव कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर अभी आप 10 नंबर लेके आ पा रहे हैं या 8 नंबर लेके आ पा रहे हैं, तो बहुत ईजिली आप इसको 15 नंबर तक कर सकते हैं। लास्ट टाइम की जो कट ऑफ गई थी IBPS PO प्रीलिम्स की, वो करीब 12 के अराउंड थी, तो उतना तो कम से कम हम कट ऑफ तो करके ले जाएं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनकी स्ट्रेटजी अच्छे से काम कर रही है, जो लगातार कट ऑफ को बीट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, उनके ये काम ज़्यादा नहीं देगी। ये उनके लिए है जिनके और जगह मार्क्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन इंग्लिश में वो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहे, या उनको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, बिल्कुल नियर बाय रह जाते हैं, तो उनके लिए है ये। ठीक है, इसमें आपको कोई नया नॉलेज नहीं डालना पड़ेगा, आपकी करंट सिचुएशन पर ही आप चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये PO प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड पेपर लिया है 2023 का। ठीक है, 2023 का ये पेपर है। एक्चुअल पेपर ही मैंने लिया ताकि आपको समझ में आ सके कि एक्चुअली में हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो कैसे हम उसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2 मिनट दीजिए और 2 मिनट के अंदर एक बार स्कैन कीजिए पूरे पेपर को, 30 क्वेश्चंस तक, कि पेपर में क्या क्या है। आप एक बार स्कैन कर लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कैसे हम एग्ज़ाम पेपर को दें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एग्ज़ामिनर जो होता है, जब वो पेपर सेट होता है, जो पेपर सेट करने वाले होते हैं, वो नॉर्मली क्या करते हैं, शुरू में या तो पेपर के शुरू में या पेपर के एंड में, लास्ट में जो होते हैं क्वेश्चंस, वो इस तरीके के रखते हैं ताकि वो टफ़ हो। क्योंकि मिड से कोई क्वेश्चन पेपर स्टार्ट नहीं करता नॉर्मली स्टूडेंट, तो इसलिए वो शुरू में टफ़ रखेंगे या लास्ट में, क्योंकि या तो आप शुरू से स्टार्ट करोगे या लास्ट से स्टार्ट करोगे। तो इसलिए एक बार पूरा पेपर स्कैन करते ही आप उनकी इस स्ट्रेटजी को फेल कर देते हो। अगर आप ये नहीं करते हो तो क्या होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप यहीं पैराग्राफ में फंस जाओगे और इसी पैराग्राफ में आपका एक बहुत अच्छा टाइम चला जाएगा, जो हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो हमने एक बार स्कैन करा पेपर को और देखा कि अच्छा ये पैसेज है, पैसेज में हमारे काम की चीज़ क्या है, हमें देखना है कि इसमें वोकैब से क्वेश्चन आए हैं क्या। तो हमने देखे कि हाँ, फटाफट देख लिया कि एक एंटोनिम आ रखा है और एक सिनोनिम आ रखा है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे दिमाग में आ गए कि ठीक है, अगर 2 में से हमने इसमें एक क्वेश्चन कर लिया तो यहाँ से हमारा 1 मार्क्स हो जाएगा। ऐसे ही फिर हमने देखा कि अच्छा ये हमारा यहाँ पर ग्रामर वाला भी आया हुआ है, जहाँ पे इनकरेक्ट पता करने हैं, तो वो भी दे रखा है। फिर हमने देखा कि अच्छा यहाँ पर एक इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं जहाँ पर हम जंबल कर सकते हैं वर्ड्स को, तो वो भी हमने देख लिया कि अच्छा ये इन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पर। फिर हमने देखा कि यहाँ पर इन्होंने एक पैरा जंबल का भी दे रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है कुछ वो, तो हमने ये भी देख लिया फटाफट से। फिर हमने देखा कि यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं और हमने यहाँ पर अपना पूरा एक स्कैन कर लिया। तो हमें बहुत ही कम टाइम में, लगभग 1 से 1.5 मिनट में या मैक्सिमम 2 मिनट में या 3 मिनट में भी ले लीजिए, 3 मिनट में पता लग गया कि अच्छा ये पेपर हमारा आया है। अब हमें करना क्या है, देखिए पैरा जंबल्स अगर आप पहले शुरू कर दोगे या कोई भी ऐसा टॉपिक आप इसमें से ले लोगे जो शुरू में डिफ़िकल्ट है, जिसके लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसमें, वेस्ट हो जाएगा उसमें, और फिर आप दूसरे क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चंस हैं उन पर आप नहीं जा पाओगे। इजी क्वेश्चंस, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इजी क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके और उनको निकालना। कोई भी पेपर उठा लीजिए, कभी कभी पेपर उठा लीजिए, पेपर में आपको 10 से 15 के बीच में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपकी बहुत ही नॉर्मल नॉलेज से क्लियर आप कर सकते हो। उनको कोई शशि थरूर नहीं चाहिए इंग्लिश में, उनको इंग्लिश में चाहिए एक ऐसा बंदा जो उसको एक नॉर्मल इंग्लिश समझ में आती हो, जो नॉर्मल लेटर्स को पढ़ सके, जो नॉर्मली किसी ईमेल का आंसर कर सके, बस, या थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता हो, बस इतना उनको चाहिए। क्योंकि अगर उनको बहुत ही हाई लेवल का चाहिए होता तो शायद वो कैट लेवल का एग्ज़ाम आपके लिए बनाते। तो ये कहना, हो सकता है आपको मेरी बात से सहमति ना हो, आपको लगे कि नहीं कैट एग्ज़ाम लेवल का ही एग्ज़ाम आता है, ऐसा नहीं है। आप एक बार कैट का एग्ज़ाम दो,
तब आपको पता लगेगा कि उसका लेवल उसके लेवल में कितना फ़र्क है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, तो अब अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता कि मैं कैसे करता, तो मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, एक बार पढ़ के देखते हैं इस क्वेश्चन को, लास्ट वाले को ही। द सीलिंग फैन मार्केट आर अंडरगोइंग अ चर्न टू ड्रिवन बाय पॉलिसी इम्परेटिव्स एंड रेगुलेशन चेंजेस। तो इसमें अब देखिए द सीलिंग फैन मार्केट, अब यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने मार्केट और यहाँ लिखा है आर, तो या तो फिर ये इसको मार्केट्स करते या फिर यहाँ पर इस करते, तो एक ही काम हो सकता था, तो हमें यही समझ में आ गया। लेकिन उन्होंने इज़ सब तीनों जगह दे दिया। अब हमें यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए द सीलिंग फैन मार्केट, कई बार क्या होगा, आप सिर्फ इन तीनों ऑप्शंस को यहाँ पर एक एक बार पुट करके देखें तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही है। मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ। द सीलिंग फैन मार्केट इज़ अंडरगोइंग अ चर्न टू, यहाँ देखो टू वो वाला है जो भी वाला होता है, ऑल्सो वाला टू है इसमें, वो वाला टू नहीं है दूसरा वाला, तो हमारा बी हट गया और ई भी हट गया, तो ये दोनों तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब इज़ अंडरगोइंग अ चर्न टू ड्रिवन बाय पॉलिसी इम्परेटिव। अब यानी कि इसमें आप देखो फर्स्ट वाला तो हमारा बन रहा है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ तो फॉर आ जा रहा है। इस अंडरगोइंग अ चर्न टू ये भी नहीं बन रहा हमारा। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो है कि या तो सी है या डी है। अब आर आ रहा है तो ये थर्ड फॉर्म तो नहीं आ सकती है ना। इस अंडरगॉन, अगर अंडरगॉन होगा तो फिर बाय आना चाहिए था, तो वो भी नहीं है यहाँ पर, तो हमारा सीधा आंसर इसमें क्या निकल जाएगा, सी। तो ये हमारा क्वेश्चन, देखिए मैंने इतना डिस्कशन करने के बाद ये क्वेश्चन बताया आपको इसका आंसर। अगर आप नॉर्मली इसको रख के देख लेना इस क्वेश्चन के साथ में, सो ही आपको पता लग जाएगा कि ये तो इसके साथ में सी ही जा रहा है। द सीलिंग फैन मार्केट इज़ अंडरगोइंग अ चर्न टू ड्रिवन बाय, बस हो गया। तो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। अब मैं इसको नोट कर लेता हूँ कि हमारा एक क्वेश्चन हमारा सही हो गया, सही हो जाना चाहिए, हमें इसमें कॉन्फिडेंस आ गया। अब दूसरे पर आते हैं, अब इसको पढ़ते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि ये थोड़े इजी हो सकते हैं। अच्छा, इन सेट्स में भी एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको घुमाने वाला हो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है, 3 बार में पढ़ के निकल रहा है आंसर, 2 नहीं आ रहा, छोड़ दो। Although the Constitution does not provide for a fixed number of session or days of sitting, 3 sessions are typical held। अब देखो ये तो बहुत ही मतलब सामने से ही दिखाई दे रहा है, इसको मैं हलवा बोलूँगा क्योंकि यार टिपिकली हम ये तो नॉर्मली डेली बेसिस पर हम इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कि वो तो टिपिकल है, वो तो टिपिकली ऐसी बातें करता है। सो 3 सेशंस आर टिपिकली हेल्ड इन ईच कैलेंडर। अब इसमें हमने देखा सेशंस आर, तो हमारा डी और ई तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब आर हेल्ड, देखो जब भी आर आ रहा है तो यहाँ पर आएगा हेल्ड बाय, क्योंकि यहाँ पर ये पैसिव वॉइस आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड नहीं हो सकता। हमारा यहाँ से सी एलिमिनेट हुआ, डी एलिमिनेट हुआ और ई एलिमिनेट हुआ। अब हमारे पास 2 ऑप्शन फिर भी रह गए। अब 3 के साथ क्या आएगा, ये प्लूरल फॉर्म आएगी, सिंगुलर तो आ नहीं सकता, तो सेशन, तो सेशंस आएगा यानी कि बी। तो ए, सी, डी और ई हमारा एलिमिनेट होता है, हमारा बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाना चाहिए, ये हम मान सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए इजी वाला था। आप क्वेश्चन के ऑप्शन से निकालने से अच्छा है कि ऑप्शन से क्वेश्चन निकालोगे तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, आपको यहाँ पर सिर्फ पुट करके देखने होते हैं और उसमें कम टाइम लगता है आपका, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सही हो जाना चाहिए। द कूप प्लॉटर्स मे हैव सेंस दैट दे वुड गेट सपोर्ट फ्रॉम द एंटी एर्डोगन मासेस। अब इसमें अगर हम देखें तो ये लग सकता है कि यार ये थोड़ा टफ है। द कूप प्लॉटर्स, अब हमें हो सकता है कूप का मतलब ही ना पता हो। वैसे कूप का मतलब होता है कि जिस तरीके से कोई सरकार को गिराया जाता है, स्पेशली किसी सेना के द्वारा या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो बहुत पावरफुल हो गई होती है किसी कंट्री में, तो उसको कूप बोलते हैं। तो कूप प्लॉटर जिन्होंने कूप प्लान किया हो उनके लिए बात कर रहा है। मे हैव सेंस्ड दैट दे वुड गेट सपोर्ट फ्रॉम द एंटी। तो ये देखिए, अब वैसे इसका आंसर मुझे पता है लेकिन हो सकता है किसी के लिए थोड़ा टफ हो।
तो इसका आंसर अब हमें अगर देखें तो देखिए हैज़ और हैज़ तो वैसे ही चले गए, क्यों? क्योंकि ये तो सिंगुलर हो गए, तो ये दो तो चले गए, ये दो चले गए। अब हमारे पास बचते हैं हैव, ये बी और डी। वुड गेट सपोर्टेड, जब आप गेट लगा रहे हो तो सपोर्टेड नहीं आएगा। वुड गेट सपोर्टिंग, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि इज़ आना चाहिए था। फिर कहीं ना कहीं जब हम कंटिन्यूस वाली फॉर्म में जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पर इज़ आना चाहिए था। अब आप इसको दोनों को रख के भी देखोगे ना, रख के पढ़ोगे भी, तो आपको नहीं लगेगा कि अच्छा कुछ ना कुछ तो गलत इसमें हो रहा है। इसका आंसर आएगा ई। तो 28 का आंसर हो गया ई। अब इसको भी हमने मान के चल लिया कि ये हमारा सही होने के चांसेस हैं इसके भी। अब देखिए इसमें आते हैं नेक्स्ट पर। डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ग्रोइंग ऑफ ऑल प्राइस सेगमेंट। नॉर्मली बोल के देखिए इसको, डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ग्रोइंग फॉर ऑल प्राइस सेगमेंट्स। तो इसका आंसर हमें लगा कि नहीं, फॉर आना चाहिए या अक्रॉस आना चाहिए। अब या तो देखिए दो हैं इसमें, अगर इसमें अक्रॉस नहीं होता तो इसके लिए फॉर सही था, तब भी चल जाता, क्योंकि बोलचाल की लैंग्वेज में हम फॉर बोल देते हैं। डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ग्रोइंग अक्रॉस ऑल प्राइस सेगमेंट्स, तो ये इसका आंसर इसमें से ईजिली बन सकता है। तो हमने मान के चले कि 27 का आंसर हुआ डी, और हमारा ये भी सही हो गया। अब आप बोलोगे कि इसमें तो हमारे सारे सही होते जा रहे हैं। देखिए मान के चलिए आप इन 4 में से अगर 3 भी कर लेते हैं, जो इतने तो कर सकते हैं आप इजीली, तो 3 भी कर लीजिए, लेकिन इसमें नेगेटिव मत करिए। जो आपको लग रहा है कि नहीं, अभी फर्स्ट स्कैन में जो आपको लग रहा है कि हमें नहीं आ पा रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस हमारा ख़त्म हो गया। अब आते हैं 26 पर। 26 में क्या है कि एक वर्ड दे रखा है, हमको ये देखना है कि क्या ये वर्ड तीनों सेंटेंसेस में सही फ्रेम हो रहा है। इंटरेस्ट में 26 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो इसको फटाफट से एक बार पढ़ के देख लीजिए। शी डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट, हाँ सही लग रहा है, क्योंकि हम कीन इंटरेस्ट कहाँ पर अपनी रुचि डेवलप करते हैं, पेंटिंग में करी है इन्होंने, तो ठीक लग रहा है। द कंपनीज न्यू प्रोडक्ट जनरेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, अब लोगों का उसमें रुचि है, तो ये दोनों यहाँ पर सही काम कर रहे हैं। साराज इंटरेस्ट इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो यहाँ भी सही है, क्योंकि यहाँ तीनों ही सेंटेंसेस में इसको रुचि की तरह यूज़ किया गया है। इंटरेस्ट के और भी मतलब होते हैं, जैसे ब्याज हो सकता है उसमें, तो लेकिन यहाँ पर तो ये इसका भी मतलब रुचि है, इसका मतलब भी रुचि है, और इसका मतलब भी रुचि है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई, ठीक है। तो इसका ये हमारा एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जहाँ पर हम अपना आंसर को ले सकते थे। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करने होते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखिए, या तो आप इसका पता कर लें, फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स का पता कर लें कि यहाँ क्या आना है, या फिर इसका पता कर लें और उसके अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर दें। बहुत ईजी तरीका होता है। ये सारे क्वेश्चंस ना इंग्लिश का, मुझे लगता है इंग्लिश अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करना शुरू कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दिस हैज़ fill in the blanks both local population and the rest of the world with rising sea level and weather events। तो इसका अब देखो, this has क्या हमारा इसमें इंस्पायर्ड आएगा, एक बार लगा के देखते हैं। दिस हैज़ इंस्पायर्ड बोथ लोकल पॉपुलेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद राइजिंग सी लेवल एंड वेदर लेवल, तो ये तो हमारा समझ में नहीं आ रहा अपने को, ये इससे तो नहीं बन रहा है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, क्योंकि हमें हो सकता है एक्रेन का मतलब नहीं पता हो, कैप्टिवेटेड का मतलब ना पता हो, या हमें एक्सट्रीम का तो खैर पता होगा। तो इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। हमें पता है हमने 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में सही कर लिए हैं, अब हमें इस पर टाइम वेस्ट करने की कोई ऐसी ज़्यादा जल्दी है नहीं, हम इसको बाद में देखेंगे। क्योंकि अभी हमारा मोटो है कि हम एक बार में पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें जहाँ पर हम 100% श्योर हैं। तो जहाँ पर श्योर नहीं है इसको छोड़ दो। इन समर द रीजन इज बाथेड इन एन ऑफ सनलाइट विद अ मिडनाइट सन दैट सेट्स। अब एक बात बताइए, कोई सूरज दिन में भी चल रहा है, मतलब दिन में भी उगा हुआ है, मिडनाइट में भी उगा हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे?
कि ऐसा सूर्य जो कभी नहीं डूबता हो, ऐसे ही बोलेंगे ना, कभी नहीं। तो यहाँ पर क्या नेवर सही बन पाएगा? ये बहुत ही, देखिए इसमें इंग्लिश की जितनी ज़रूरत नहीं है जितनी इसमें ज़रूरत है लॉजिक लगाने की। मिडनाइट सन हम किसको बोलेंगे? जो सूरज अस्त नहीं हुआ हो, है ना, उसको ही तो बोलेंगे। जो सूरज अस्त हो गया होगा तो हम उसको मिडनाइट क्यों बोलेंगे? अगर कोई सूर्य रात में भी चल रहा है, इसका मतलब कि वो ना तो दिन में ढला है और न रात में ढला है, तो इसमें हम नेवर लगा सकते हैं। अब हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या ऐसा बन सकता है। इन समर द रीज़न इज बाथेड इन एन अबंडेंस। अब अबंडेंस का वैसे मतलब होता है समृद्धि, बहुत ज़्यादा जो मात्रा में होता है उसको अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में अबंडेंस बोला जाता है। तो यहाँ पर अबंडेंस आ सकता है, क्यों? क्योंकि दिन में भी है, रात में भी सनलाइट है, तो अबंडेंस है, प्रचुर मात्रा है। विद अ मिडनाइट सन दैट नेवर सेट्स। तो 24 का आंसर हो गया अपना ए। तो हमारा 6 क्वेश्चन भी सही हो गया। ये हम मान सकते हैं कि हाँ, ये हमारा सही हो सकता है। द particularly fill in the blanks focus on the idea of a fully developed forms in Aristotle's of human drives from its dual role। अब देखिए ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप का है, क्योंकि एरिस्टोटल उसी से रिलेट करते थे। तो अगर हमें लग रहा है कि नहीं, हमें इसका मतलब नहीं पता है, तो हम इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, बाद में इसको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी एक बार पढ़ते हैं कि क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या। द पर्टिकुलरली फोकस ऑन द आइडिया ऑफ अ फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म इन एरिस्टोटल ऑफ ह्यूमन ड्राइव्स फ्रॉम इट्स ड्यूअल रोल। तो ये हमें अभी नहीं आ रहा, ना लॉजिक बन पा रहा है। हो सकता है हमें उसको 6-7 बार पढ़ना पड़े, तो इसके लिए अभी हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ऑल्थो एपिसोम एंड यूविल आर पॉपुलेटेड मतलब ये कोई हो सकता है, ये कोई 2 शहर हों या कोई 2 जगह हों जहाँ की बात हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन या पॉपुलेट की बात कर रहे हैं। मोर देन 2/5 ऑफ बुरोग इज़ एज अ ग्रीन बेल्ट। अब देखो, ग्रीन बेल्ट लैंड से रिलेटेड होती है ना। ग्रीन बेल्ट, अगर आपने कभी भी कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो ग्रीन बेल्ट का वहाँ नाम जब आया होगा तो कोई एक जगह का नाम होगा। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये दोनों जगह के नाम हैं। अब जगह या तो डेंसली पॉपुलेटेड होगी या फिर वो स्पेयर्सली पॉपुलेटेड होगी, मतलब काफ़ी छोड़ के होगी। तो अब इसमें क्या है कि इसमें देखो, दोबारा पढ़ो इसको। अब यहीं से इसका आंसर आ गया, ऑल्दो से इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा? देखो, ये बोल रहा है कि हालांकि ऐसा है लेकिन उसके बाद भी ऐसा है। अब हालांकि हम कब लगाते हैं? हालांकि और लेकिन हम तब यूज़ करते हैं जब 2 सेंटेंसेस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, कि है तो वो डेंसली पॉपुलेटेड। अब देखो, यहीं से बन रहा है ना, है तो वो डेंसली पॉपुलेटेड, घना बसा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी 2/5 जो जगह है वो हमने कैसे बनाई हुई है? ग्रीन बेल्ट की तरह डेजिग्नेटेड की हुई है। बन गया। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि डेंसली आएगा। देखो, ब्राइटली कुछ कभी नहीं होता है, सनीली नहीं होता है, करेजियसली नहीं होता है। पॉपुलेशन में या तो घनी आबादी होगा या फिर ऐसी आबादी होगी जो दूर दूर बसी हुई होगी। 2 ही तरीके की आबादियाँ हम देख पाते हैं। ठीक है, अलार्म्ड एज ग्रीन बेल्ट कोई नहीं होता, हमेशा डेजिग्नेटेड होता है। टेरिफाइड भी कुछ नहीं होता। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसमें आंसर लगाएंगे बी। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन सही हो गया, जिसमें से अभी मैंने 2 क्वेश्चन पूरे छोड़ दिए हैं। ठीक, अब देखो, अब आते हैं इस पर। इसको हम अभी के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि फिर हमें इसके लिए पूरा इसको पढ़ना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसका भी वैसे ट्रिक होती है कि कैसे हम इसको पैराजम्बल्स को, हमें जो अपने काम की चीज़ है उसको हम फाइंड आउट कर लें बिना पढ़े, और चीज़ों को पूरा बिना पढ़े, और दूसरे अपने क्वेश्चन के आंसर निकाल पाएँ। तो इसको हम वो भी करेंगे अभी, लेकिन इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। इसको और पैराग्राफ को हम बाद में करेंगे। अब देखो, ये हैं हमारे क्वेश्चंस। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये मैं बात कर रहा हूँ 14 to 16 के बारे में। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो 5 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड
these four words may or may not be in their correct position, the sentence is then allowed by options with the correct combination of words that should replace each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct. ठीक है, अब देखो इसमें a rugged ceiling fan uses the time tested induction motor which is typical but may have limits on energy performance. देखो इसको तुरंत एक बार में पढ़ के निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सीलिंग फैन रग्ड भी होते हैं. इसको आपको कम से कम 4 से 5 पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसका क्या मतलब है. लेकिन इसको करने का तरीका क्या है. अब देखो क्या हमारा क्या हमारा गलत जगह पर है, हमें बस ये कंफर्म करना है. देखो टाइम टेस्टेड इंडक्शन मोटर, बी तो हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं है. तो जब बी गलत नहीं है तो इसका मतलब हम सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ई को एलिमिनेट कर सकते हैं अभी के लिए. अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, ए को सी से कर सकते हैं क्या. अब कई बार क्या होगा ना, आप जब फर्स्ट ऑप्शन ही लगाओगे और उसको इंटरचेंज करोगे तभी आपको लग जाएगा कि आपको ज़रूरत नहीं कि सारे ही पढ़ने पड़े. हो सकता है फर्स्ट वाले में आंसर आ जाए. तो हमने सी को पढ़ा तो हमने देखा क्या ए से सी रिप्लेस हो सकता है. तो पढ़ के देखते हैं एक बार. अ टिपिकल सीलिंग फैन यूजेस द टाइम टेस्टेड इंडक्शन मोटर विच इज़ रग्ड. रग्ड मतलब क्या होता है, जिसको रफली यूज़ करा जा सकता हो उसको रग्ड बोलते हैं, या जिसको रफली यूज़ किया गया हो तो उसको रग्ड बोलते हैं. तो इससे ही हमारा ये आंसर निकल के आ जा रहा है. और ये कोइंसिडेंस है कि हमने फर्स्ट वाला पढ़ा और उसी से हमारा आंसर इसमें फिट बैठ गया. ठीक है. हालांकि अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप इसको अभी के लिए छोड़ सकते हो, हम इसको बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारा प्रायर जो टास्क है वो ये कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ताकि हम अपनी कम से कम पहले कट ऑफ निकाल पाएँ. ठीक है. तो इसको भी अगर मैं काउंट कर लूँ तो हमारे 8 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए. अब आते हैं 15 पर. इन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स choices are intervention that influence people choices to make certain decision without restricting the nudges available to them. अब इसको हम पढ़ते हैं. In behavioral economics, choices are intervention that influences people choices to make certain decision without restricting दी नजेस अवेलेबल टू दैम. देखो इसको भी करा जा सकता है लेकिन हम में से कई सारे लोग इस क्वेश्चन को अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है हमें इसको 6-7 बार पढ़ना पड़े, हमें इसको पूरा बनाना पड़े. तो इसको अभी के लिए हम ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि इसमें कई सारे वर्ड्स हैं. इसको हम फिर बाद में अटेम्प्ट करते हैं. अब हम इसके बाद देखते हैं क्या इसमें से हमारा क्वेश्चन बन सकता है क्या फटाफट से. सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट buried environmental threat with vast amount of waste pressing in landfalls or dumped untreated in rivers and oceans. तो क्या हमारा इसमें से कुछ बन सकता है. सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट. तो इसको भी अभी के लिए छोड़ते हैं क्योंकि इसको भी 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा तब अपने समझ में आएगा. तो अभी छोड़ दो. ठीक है. करने को करा जा सकता है लेकिन अभी के लिए देखो जब भी आप कम से कम इंग्लिश का पेपर दे रहे हो तो अपनी जो ईगो है उसको बिल्कुल डाउन रखो. हमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हमारा सारा फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि हम पहले फटाफट से इसकी कट ऑफ क्लियर करें. पहले कॉन्फिडेंस आ जाए कि कट ऑफ तो क्लियर हो गई, अब चाहे कुछ भी हो जाए फिर देखते हैं. तो इसको अभी के लिए ड्रॉप कर दो. स्मार्टली प्ले करो. हार्डवर्क तो ज़रूरी है ही लेकिन एग्ज़ाम में स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है. जितनी देर में आपने ये 7 से 8 क्वेश्चन कर लिए हो सकता था इतनी देर में आप सिर्फ पैराग्राफ ही पढ़ रहे होते अपना. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अब तो इसमें हमें पता है कि हमें ये पता करना है कि कौन सी जगह कहाँ गलत है. टू अवॉइड अ कैलामिटी द पुलिस इज़ आस्किंग एवरीवन टू मूव अवे फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग. अब देखो पुलिस इज़ आएगा. टू अवॉइड द कैलामिटी तो हमें यहाँ तो कुछ गलत लग नहीं रहा. पुलिस इज़ आस्किंग एवरीवन
टू मूव अवे फ्रॉम दी बर्निंग बिल्डिंग। द बर्निंग बिल्डिंग ये भी सही है क्योंकि जल रही होगी, जल रही है तभी वो उनको दूर जाने को बोल रहे हैं। टू मूव अवे फ्रॉम ये भी सही लग रहा है अपने को। इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत लग रही है, वो ये पुलिस इज़ नहीं आएगा, पुलिस आर। तो 13 का आंसर हो जाएगा अपना बी, दैट इज़ पुलिस आर आस्किंग एवरीवन। नेक्स्ट, द सेल न्यूक्लियस इज़ लाइक द कंडक्टर ऑफ अ ह्यूज ओपेरा हु टेल ऑल द परफॉर्मर्स व्हाट टू डू। तो इसमें हम पढ़ते हैं इसको दोबारा से। द सेल न्यूक्लियस इज़ लाइक द कंडक्टर ऑफ ए ह्यूज ओपेरा हु टेल ऑल द परफॉर्मर्स व्हाट टू डू। अभी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो इसको। spunky and full of spirit, the little girl is known for always doing things that others are afraid to does। ये तो देखो सामने दिखाई दे रहा है भाई, जब तुम others लगा रहे हो तो फिर तुम does कैसे लगा लोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो गया आपका डी। तो ये सामने सामने वाला केस है, इसको हमने तुरंत कर लिया। अब कहानी देखो, वही बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर हम इसमें टाइम लगा देते, क्वेश्चन नंबर 12 में हम अब इसको अपना ईगो बना लेते कि नहीं हमें कैसे नहीं आ रहा है, हम तो पढ़ के आए हैं सारा कुछ, तो आपका कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 ये आपकी आंखों से मिस हो गया होता, या फिर आप इसको जल्दबाजी में पढ़ते और इसका आंसर आप नहीं सही से निकाल पाते, जबकि ये सबसे सिंपल लग रहा है मुझे। अदर्स आर अफ्रेड टू डज, डज तो हमें पता है या तो डू, यहाँ डू आएगा, डज नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। द स्किपर ऑफ बोट गाइड द वेजल्स थ्रू द स्ट्रोम एंड मेड इट सेफली इनटू द पोर्ट। अब देखो, जब इसमें देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है ये वाला पता करना। ये तो गलत है नहीं, द स्किपर ऑफ द ऑफ वाला यहाँ तक तो गलत है नहीं। यहाँ क्या आ रहा है, मेड, और यहाँ क्या आ रहा है, गाइड। एक जगह फर्स्ट फॉर्म और एक जगह सेकंड फॉर्म, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सेंटेंस या तो आप किसी सेंटेंस को पास्ट में बोलेंगे या आप किसी सेंटेंस को प्रेजेंट में बोलेंगे। तो इसमें यहाँ क्या आएगा, गाइडेड। उसने, स्किपर ने बोट को गाइड किया कहाँ तक, विजल तक, विजल को उसने गाइड किया कहाँ तक, स्ट्रोम में, और उसको सेफली पोर्ट तक लेकर गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, मेड आया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गाइडेड। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन इजी था, इजी कैटेगरी में था, हम इसको कर लिया। द इनिमिटी ऑफ फूड वर, देखो यहाँ फूड्स लिखा है नहीं, तो जब ए यहाँ शुरू हो रहा है, फूड है, तो सीधा सीधा क्या आना चाहिए था, यहाँ पर वॉज आना चाहिए था। सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग लगाना है ही नहीं अपने को। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 भी सही हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं पैसेज पर। पैसेज में भी बहुत स्मार्टली प्ले करना है। सबसे पहले पैसेज में देखो, ऐसे क्वेश्चंस को देखो जो आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वाले हैं। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले तो उन क्वेश्चंस को फाइंड करो। Which of the following words is a synonyms of the curve as highlighted in the given passage? तो कर्व, अब इसको हमें, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कर्व का मतलब होता है घुमाव। ठीक है, तो घुमाव, अब स्पाइरल भी हो सकता है, पेंडुलम तो नहीं होगा, लूप हो सकता है, ट्रेजेक्टरी भी होता है। तो हम देखते हैं, अल्फाबेट ये नहीं होता है। तो पहले हम देखते हैं कि कर्व यहाँ पर यूज़ कहाँ हुआ है, तो देखते हैं एक बार, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा अपने को। वी मस्ट अर्जेंटली बेंड द इमिशन कर्व, यानी कि ये बोल रहा है कि हमें तुरंत इमिशन का जो बढ़ रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है उसको हमें उसको कर्व करना चाहिए। कर्व कैसा होता है, ऐसे घुमावदार कर्व होता है ना, तो हमें कर्व करना है, यानी कि उसको हमें कम करना है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो होना चाहिए, देखो ट्रेजेक्टरी होता है एक दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना। ठीक है, स्पाइरल तो घुमाव होता है कि घूम घूम के कोई चीज़ ऊपर जा रही है। पेंडुलम क्या है कि जहाँ पर है वहीं आ रहा है, तो वो तो ऐसा तो इस केस में है नहीं। लूप का मतलब भी, लूप और पेंडुलम दोनों को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि लूप
और पेंडुलम एक ही चीज़ है। लूप में भी आप घूम के वहीं आ जाते हो, पेंडुलम में भी आप घूम के वहीं आ जाते हो, और स्पाइरल में आप बढ़ते हो लेकिन आप बहुत घूम के बढ़ते हो। तो ये तीनों एक ही कैटेगरी के पार्ट हैं, ये आराम से एलिमिनेट हो सकते हैं। अगर ये तीनों नहीं हो सकते तो दो आराम से इसमें से हो सकते हैं। अब बचता है हमारा लास्ट में ट्रेजेक्टरी, जो हमें सही भी लग रहा है। तो ट्रेजेक्टरी इसमें हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन और हमारा सही हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमारे इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो, इसके लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बिल्ड का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ हमने बिल्ड करी, और डिमोलिश का मतलब एक सिंपल से वर्ड्स हैं, अब इतने तो हमें पता ही होंगे। स्क्वीज़ करना होता है दबाना, तो दबाया तो होगा नहीं, बिल्ड करके कोई दबाएगा तो है नहीं किसी चीज़ को। तो डिमोलिश मतलब बिल्ड किया और उसको तोड़ दिया, ख़त्म, यहीं पर ही आ गया इसका आंसर 8 का ए। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से, शायद आई गेस 5 से 10 मिनट या 15 मिनट लगे होंगे जो मैंने डिस्कशन भी किया है आपके साथ में, तो हमने अपने क्वेश्चंस फाइंड कर लिए। अब दूसरा स्टेप क्या है, वो ये कि आप इस पेपर को दोबारा से पढ़ो, उसमें आपको जो जो लग रहा है कि हाँ ये और मैं कर सकता हूँ, उनमें थोड़ा टाइम दो और उन क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश करो। इस तरीके से आप अपने स्कोर को आराम से 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेज बता दी, ये फर्स्ट तरीका है जो आपको करना चाहिए। इसके बाद आपके पास इतना टाइम बच जाएगा कि आप कम से कम 2 बार और पूरे पेपर को गो थ्रू कर लो। जो दे चुके हो आंसर उनको छोड़ दो, और जो नहीं दिए हैं उनको एक बार दोबारा पढ़ो कि क्या मेरा इनसे आंसर डायरेक्टली निकल सकता है। अगर निकल सकता है तो बहुत अच्छा, और उसमें आगे बढ़ जाओ, ठीक है। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों, इस PDF का मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ये मैंने अड्डा से डाउनलोड करी थी, तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा। एक बार आने वाली जो आपके मॉक टेस्ट्स हैं या जहाँ से भी आप पेपर दे रहे हो, एक बार इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखो। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो इसी स्ट्रेटजी को अपने एग्ज़ाम हॉल में भी ट्राई कर सकते हो, और आपको रिज़ल्ट इसमें बेहतरीन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा इस तरीके से, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।